हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकुर भारद्वाज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक और नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ शेड्यूल इन डीबीएमएस। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इतना पढ़ चुके हैं कि आखिरकार शेड्यूल है क्या और एसेट प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शन की क्या थी या ट्रांजेक्शन की स्टेट्स, इस तरह के टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए थे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ शेड्यूल। जैसा कि हम लोगों ने जब शेड्यूल पढ़ा था ट्रांजेक्शन में, तो ये पढ़ा कि शेड्यूल आखिरकार है क्या। शेड्यूल का मतलब था ट्रांजेक्शंस के ऑर्डर, यानी ऑर्डर जो ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ये क्या प्रॉपर मैनर में है, क्या ये सीरियली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्या ये नॉन सीरियली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो वो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ही हमारा क्या कहलाता था, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं या सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जब हम शेड्यूल की कुछ कैटेगरी की बात करते हैं तो दो मेन कैटेगरी हमें दिखाई देती है, दैट इज द सीरियल शेड्यूल एंड वन इज नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है, तो सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल को समझने के लिए बहुत इजी वे में समझना होगा कि भाई सीरियल का मतलब क्या है। सीरियल का मतलब हुआ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, यानी इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में इंटरलीव्ड नहीं करेगा, यानी एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसा हम लोगों ने आइसोलेशन प्रॉपर्टी में, अगर आपको याद हो, तो मैंने बताया था कि आइसोलेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये था कि वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। अगर अफेक्ट करेगा तो उससे दिक्कत क्या होगी, कन्फ्लिक्शन अराइज होगा, और कन्फ्लिक्शन होगा इसका मतलब आउटपुट गलत और इनकंसिस्टेंसी इन डेटाबेस अराइज होगा। इसीलिए ये जो कैटेगरी है सीरियल शेड्यूल, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन फॉर व्हाट, वन बाय वन फॉर व्हाट, इन ट्रांजेक्शन ऑपरेशन। अगर हम किसी T1 ट्रांजेक्शन की बात करते हैं या T2 ट्रांजेक्शन की, कोई भी T3, इस तरह का अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो कोई भी हम ऑपरेशन जब परफॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑपरेशन रीड हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि उस ऑपरेशन का अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और राइट ऑपरेशन जब आपका परफॉर्म हो जाएगा तभी आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई ट्रांजेक्शन T2 ने इसकी वैल्यू को रीड करा है। आफ्टर दैट, इसके बाद अगर कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होता है x + 100, तो यहाँ पर भी राइट एक्स ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यानी ये जो एग्जांपल आपको एक सिंपल तरीके से दिखाया जा रहा है, इसमें आपको ये समझाया जाता है कि भाई कोई भी ऑपरेशन अगर x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर 100 थी या मान लीजिए 500 है, तो इसका मतलब अगर ट्रांजेक्शन T1 ने सबसे पहले क्या करा, 500 वैल्यू को रीड करा, और रीड करने के बाद उसने क्या करा, ऑपरेशन करा। ट्रांजेक्शन T1 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फॉर एग्जांपल -100 हो गया, तो ये अब यहाँ पे जो अपडेट वैल्यू आई वो उसका अपडेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 400। तो 400 वैल्यू कौन रीड कर रहा है, ट्रांजेक्शन T2, यानी ट्रांजेक्शन T2 अपनी 400 वैल्यू रीड करेगा और इस वैल्यू पे कोई ऑपरेशन करेगा, फॉर एग्जांपल +100, और इस तरह से यहां पर अपडेट वैल्यू आ जाएगी 500। फॉर एग्जांपल ये एक सीरियली ऑर्डर है। सीरियली ऑर्डर क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी राइट ऑपरेशन होने से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन T2 या अदर ट्रांजेक्शन पिछले ट्रांजेक्शन की वैल्यू को रीड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसा हम लोगों ने पढ़ा 1 by 1, बिल्कुल सेम केस है कि 1 by 1, चाहे T1, अगर हम इसको इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि T1 इज एग्जैक्ट T2, तो इसका सेम कॉन्सेप्ट है कि T1 ट्रांजेक्शन पूरी तरह से कमिट हो चुका है, उसके बाद T2 ट्रांजेक्शन के डेटा होना और ट्रांजेक्शन ऑपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अगर हम एग्जांपल अगर इसको इस तरह से भी देखें कि T2 डिनोटेड बाय T1, तो ये भी हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर T2 ट्रांजेक्शन भी पहले एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद ही T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में अपनी वैल्यू को इंटरलीव्ड नहीं करेगा, या कोई भी ट्रांजेक्शन बीच में एक दूसरे को रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नो अदर ट्रांजेक्शन इंटरफेयर। इसका सेम कांसेप्ट ये था कि यहाँ पर राइट ऑपरेशन जब कमिट हो जाएगा या ऑपरेशन अपडेट हो जाएगा, उसी के बाद ट्रांजेक्शन T2 अपनी प्रीवियस वैल्यू को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। कंसिस्टेंसी इन डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा सीरियल शेड्यूल में। कंसिस्टेंसी, जैसा हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस में इससे फायदा क्या होगा, डेटाबेस में सबसे बड़ा फायदा इससे ये होगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, एक्यूरेसी बनी रहेगी, इसमें कन्फ्लिक्शन अराइज नहीं होगी। प्रॉब्लम इज वेटिंग टाइम, जो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज बनेगा कि अगर हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रही है, जब बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंगल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो कुछ टाइम ले रहा है, जब हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करेंगे
तो एक बहुत बड़ा इशू आएगा वेटिंग टाइम का, क्योंकि यहाँ पर तो हम कह चुके हैं सीरियल शेड्यूल में कि भाई जब T1 ट्रांजेक्शन पूरी तरह से राइट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ही T2 ट्रांजेक्शन अपनी पुरानी वैल्यू को रीड करेगा। इसका मतलब T2, T3, T4, T5, T6 जितने भी अदर ट्रांजेक्शन है वो सब क्या करेंगे, वेटिंग में बैठे रहेंगे। इसका मतलब T1 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए तभी दूसरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज बनेगा कि वेटिंग टाइम हमें कम करना है, जबकि सीरियल शेड्यूल में ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे एटीएम का ट्रांजैक्शन, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि एटीएम का ट्रांजैक्शन कैसे सीरियल शेड्यूल है। जैसे भाई एटीएम में हम जाते हैं, एटीएम में अगर लाइन लग रही है, ठीक है, तो एक बंदा अगर एटीएम मशीन में अंदर पैसे निकाल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल ट्रांजैक्शन जब तक वो कर लेगा तभी दूसरा बंदा वहां एटीएम मशीन पे जाएगा अंदर और वो अपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेगा। यानी एक साथ दो बंदे एक ही एटीएम में दोनों बंदे पैसे नहीं निकाल रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है हमारा मैनुअल एटीएम ट्रांजैक्शंस का, या मैनुअली नॉर्मल जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, बैंक में भी हम लोग देखते हैं कि लाइन लगती है, एक एक करके विड्रॉल फॉर्म हमारे भेजे जा रहे हैं, एक एक करके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो ये सीरियली ऑर्डर है। ठीक, तो मेरे ख्याल से सीरियल शेड्यूल आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब हम सीरियली ऑर्डर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आज के जमाने में हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और रिड्यूस करना है किस चीज को, वेटिंग टाइम को। लेकिन क्या चीज बढ़ानी है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट थ्रूपुट, यानी हमें मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने हैं वेटिंग टाइम कम करके। तो ये कभी हो पाएगा, इसलिए कि वेरियस मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, यानी T1, T2, T3, T4 ट्रांजैक्शन अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन है वो सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाए। अब बैंकिंग रिजर्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल को अगर देख रहे हैं तो आज के ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन रिजर्वेशन, ये क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉन सीरियल ऑर्डर के। अगर हम देखें कि भाई क्या हम IRCTC वेबसाइट या कोई भी रिजर्वेशन वेबसाइट्स पे क्या हम सेम टाइम पे क्या अकेले बंदे होते हैं जो रिजर्वेशन कर रहे होते हैं? नो, नॉन सीरियल ऑर्डर यही कहता है कि सेम टाइम पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं और वो एक दूसरे पे अफेक्ट ना कर रहे हो। अगर करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी कंडीशन अराइज हो जाएगी, जो एक कन्फ्लिक्ट, जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि नॉन सीरियल ऑर्डर का मतलब बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई T1 अगर कोई ट्रांजैक्शन है और ये T2 ट्रांजैक्शन है, अगर यहाँ T1 ट्रांजैक्शन ने किसी वैल्यू को रीड करा है और अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मान लीजिए x-100, तो T2 ट्रांजैक्शन T1 के राइट होने तक का वेट ना करे, यानी T2 ट्रांजैक्शन इसकी तुरंत वैल्यू क्या कर ले, रीड कर ले। ठीक है, इसके बाद वो कोई ऑपरेशन अगर मान लीजिए x+100 परफॉर्म हो रहा है T2 ट्रांजैक्शन में और यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है T1 ट्रांजैक्शन का, आफ्टर दैट T2 ट्रांजैक्शन का राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि T1 ट्रांजैक्शन ने सबसे पहले वैल्यू रीड करी, उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुई वैल्यू, अपडेट नहीं हुई है, लेकिन उसी बीच T2 ट्रांजैक्शन ने एक इंटरलिंक्ड मैनर में तुरंत T1 की वैल्यू को रीड करा और सेम टाइम पे वो एग्जीक्यूशन करने में लग गया। ठीक है, लेकिन अब इसमें सबसे अच्छी बात तो ये निकल के आई नॉन सीरियल शेड्यूल में कि भैया हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं सेम टाइम पे। ठीक है, अगर हम T3 ट्रांजैक्शंस की भी अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि रीड और ऑपरेशन होने के बाद T3 ट्रांजैक्शन भी उस चीज को रीड करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत नॉन सीरियल शेड्यूल में, जैसा हम लोगों का एडवांटेजेस क्या है भाई, थ्रूपुट यानी मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट तो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बनेंगी। इस तरह की कंकरेंसी को मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी कुछ चीजें ध्यान में दी गई, क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि कोई ऑपरेशन रीड हो रहा है, उसके बाद कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और अभी वो फाइनल अपडेट नहीं हुआ, यानी डेटाबेस में चेंजेस नहीं हुए थे, तो इस बीच अगर कोई भी क्रैश होता है, यानी नेटवर्क क्रैश, साइट क्रैश, एरर कुछ भी आ जाती है, तो होगा क्या
T1 ट्रांजेक्शन की पुरानी वैल्यू जो उसकी वैल्यू थी वो रोल बैक हो जाएगी और यहाँ पे T2 ट्रांजेक्शन गलत वैल्यू को रीड करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक चीज अराइज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। अब डेटाबेस में यहाँ पे कंसिस्टेंट मैनर में डेटाबेस में चेंजेस हो जाए ये जरूरी नहीं है, जैसा कि सीरियल शेड्यूल में था। सीरियल शेड्यूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज एक्यूरेसी, क्योंकि भाई जब पहला ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसका मतलब ये चाहे 10 घंटे ले चाहे 12 घंटे ले, लेकिन T2 ट्रांजैक्शन पुरानी वैल्यू को तब तक एक्सेस नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कंकरेंसी कंट्रोल में दो प्रॉब्लम्स जो अराइज हुई, उन प्रॉब्लम्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसको मैं एक टॉपिक में आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम एंड डर्टी रीड प्रॉब्लम, जिसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई लॉस्ट अपडेट का मतलब ही क्या था। लॉस्ट अपडेट मतलब कि ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं हुआ, यानी डेटाबेस में चेंजेस नहीं हुए, अपडेट नहीं हुआ। T2 ट्रांजैक्शन ने उसकी वैल्यू को पहले रीड कर लिया। ऐसे केसेस में होता क्या है कि अगर हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं और गलत वैल्यू रीड करते जा रहे हैं, तो आखिरकार जब चेंजेस नहीं होंगे तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, रोल बैक होगा। और जब रोल बैक होगा तो कोई एक ट्रांजैक्शन रोल बैक नहीं होगा, जितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे वो सभी एक दूसरे से रोल बैक होते हुए चले जाएंगे। इसीलिए सीरियल शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल का ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आज का ट्रेंड है उसमें हम नॉन सीरियल शेड्यूल को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिंगल ऑर्डर में एग्जीक्यूशन कर रहे होते तो आज हम ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन रिजर्वेशंस या ऑनलाइन जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं उनको फॉर्म नहीं कर पाते। तो आखिरकार डेटाबेस में इतने बड़े ट्रांजैक्शंस बेस्ड पे ये कैटेगरी को समझना कि टाइप्स ऑफ शेड्यूल, ठीक, तो ये दो कैटेगरी तो बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए आपको कि सीरियली ऑर्डर ट्रांजैक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं और नॉन सीरियल ट्रांजैक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। अब बात करते हैं भाई कुछ कैटेगरी और भी है कि नॉन सीरियल कैटेगरी क्या हो सकती है। तो नॉन सीरियल शेड्यूल की भी अगर देखें तो हम कम से कम 3 कैटेगरी देखते हैं, दैट इज अ रिकवरेबल शेड्यूल। जैसा कि अगर हम देखें रिकवरेबल शेड्यूल एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी कास्केडलेस, ठीक है, कास्केडलेस शेड्यूल, और एक और कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जो हम आने वाले वीडियोस में इसको लर्न करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आया होगा, पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और इस टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।